नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी बाहों में सिमटा आकाश। पत्र की लिखाई पर दृष्टि जाते ही शालिनी चौंक उठी। क्या ये संभव था? निसंदेह पत्र साहिरा का ही था। आज इतने दिनों बाद आए इस पत्र ने शालिनी की सभी आशंकाओं को दूर कर दिया। तो सारा जीवित है। हम सब प्यार से साहिरा को सारा पुकारते थे। जाड़े की खुशनुमा धूप के टुकड़े की तरह सारा आते ही छा जाती थी। उसकी चंचलता और खिलखिलाहट से वातावरण रंग जाता था। सारा के उजले नरम पांव जब डिपार्टमेंट की कोमल धूप पर पड़ते तो अनगिनत दिल उसके पांव तले बिछ जाने को बेचैन हो उठते थे। बचपन में ही माँ के निधन के कारण सारा का अधिकांश समय शालिनी के घर पर ही बीतता था। अम्मा का बिन माँ की बेटी सारा पर अगाध स्नेह था। अतिशय उदारता के साथ अम्मा ने सारा को भी बेटी सा अपना लिया था। घर के हर तीज त्योहार पर सारा की शालिनी के घर उपस्थिति अनिवार्य थी। कठोर पिता की छत्र छाया में सारा पत्थर पर उगाई धूप सी कोमल थी। दोनों ने एक साथ एक ही विषय में एमए कक्षा में प्रवेश लिया था। डिपार्टमेंट में शोध कर रहे सिद्धार्थ को देख शालिनी के मुख से बरबस ही निकल गया था। सारा, देख सिद्धार्थ राजेश खन्ना से कितने रिजेंबल करते हैं ना। अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना सारा ने सिद्धार्थ को आवाज दे बुलाकर कहा था। सिद्धार्थ जी, ये हमारी शालू, आई एम सॉरी, मेरा मतलब मिस शालिनी मेहता कह रही हैं। आप राजेश खन्ना उस सुपरस्टार के कजिन हैं। शायद इसलिए उनसे आपकी इतनी रिजेंबल है। ठीक कहा ना शालू? शैतानी से सारा मुस्कुरा दी थी। सिद्धार्थ की मौन स्थिति पर शालू अगर धरती में समा सकती तो कितना अच्छा होता। मैंने ऐसा कब कहा था जो मन में आया बोल देती है। शालू की झिड़की बेमानी हो उठी थी। लज्जा से आरक्त मुख दूसरी ही कहानी कह रहा था। अरे भाई, हमने तो सच ही कहा था। सच सिद्धार्थ भाई, आप तो एकदम हीरो लगते हैं। सारा एकदम सहज थी। यह आपकी धारणा है या आपकी सखी की? खैर, मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ। याद रहेगा आपका ये कॉम्प्लीमेंट। सिद्धार्थ के जाते ही शालू सारा पर बरस पड़ी थी। घर चल, आज अम्मा से शिकायत न की तो मेरा नाम शालिनी नहीं। हाय मेरी बन्नो, दिल में जनाब के लड्डू फूट रहे हैं। ऊपर से ये अंदाज, जवाब नहीं आपका। सच कह, तेरे दिल की बात ही तो कही थी ना। वैसे तेरे साथ ठीक ठाक जमेंगे सिद्धार्थ। धत। सिंदूरी चेहरा शालू के प्रतिवाद को झुठला गया था। उस दिन डिपार्टमेंट में देवेश जी का पहला दिन था। एक दिन पहले ही सारा कह रही थी, कल वह नया लेक्चरर आ रहा है। पहले दिन ही उसकी छुट्टी कर देनी है। कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर छुट्टी न कर पाई तो? शालिनी ने शंका व्यक्त की थी। तू हर बात में बेकार बोलती है शालू। जानती नहीं, क्लास में पहले दिन हर टीचर को परीक्षा देनी होती है। अगर जम गए तो चलेंगे यार, वरना कुर्सी छोड़ घर की राह लेंगे। अपनी बात पर सारा को पूरा विश्वास हुआ करता था। उतनी सब बातें बनाने के बाद भी देवेश जी के पीरियड में सारा नदारद थी। क्लास में खासा एक्साइटमेंट था। लड़कों की तैयारी वातावरण का पूर्वाभास दे रही थी। देवेश जी ने कक्षा में जैसे ही प्रवेश किया तो मानो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से कुछ क्षणों को सन्नाटा सा खिंच गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेश आज से आपके साथ रहूंगा। मित्र के नाते आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अरे यार, ये पढ़ाने नहीं दोस्तबाजी करने आए हैं। जरा संभल के रहना भैया, कहीं दोस्ती महंगी न पड़ जाए। पीछे से उभरी आवाजों पर ठहाके गूंज उठे थे। सच ही तो कहा, पता नहीं कब किस पल क्या हो जाए। जीवन के हर पल हम कुछ नया ही तो सीखते हैं, इसलिए पता नहीं कौन किसे पढ़ाएगा। अटेंडेंस के साथ आपसे परिचित होता चलूंगा। अविचलित डॉक्टर देवेश ने पेन निकाल अटेंडेंस लेनी शुरू कर दी थी। शालिनी की व्यग्र दृष्टि बार बार बाहर जा रही थी। ये कमबख्त सारा कहाँ रह गई? आधे नाम पुकारे जा चुके थे। हर नाम के साथ डॉक्टर देवेश की दृष्टि उस नामधारी के साथ परिचय बनाती जा रही थी। सारा का नाम आते आते शालिनी निराश हो चुकी थी। जरूर आज फिर देर से सोकर उठी होगी। एक पीरियड बाद ही पहुंचेगी। साहिरा का नाम पुकारते ही दरवाजे से आवाज आई थी। यस सर। लंबा कोट पहने सारा खड़ी थी। यू आर लेट मिस साहिरा, देवेश जी ने गुरु गंभीर स्वर में कहा था। शायद भाग कर आने के कारण साहिरा का गोरा चेहरा लाल
बहुटी हो रहा था। सांस तीव्र गति से चल रही थी। कक्षा में नरम गर्माहट भर गई थी। उसकी उस अविस्मरणीय छवि पर न जाने कितने जोड़े नयन निबद्ध थे। मायूसी से सिर झुका बड़ी शालीनता से साहिरा ने कहा था, सॉरी सर, आज रिक्शा वाला देर से पहुंचा। आइए, पर भविष्य में केयरफुल रहिएगा। मैं लेट कमर्स को क्लास में आने की परमिशन नहीं देता। देवेश जी आगे नाम पुकारने लगे थे। थैंक यू सर, याद रखूंगी। क्लास में आते ही सारा शालिनी के पास सटकर बैठ गई थी। इतनी देर कहाँ लगा दी थी? शालिनी ने फुसफुसाकर पूछा था। पहले ही दिन रोब झाड़ रहा है। इसी का इंतजाम करने में तो देर हो गई थी मेरी शालू। सुनते ही शालिनी के कान खड़े हो गए। भगवान जाने क्या सोचकर आई है। थोड़ी ही देर बाद म्याऊं म्याऊं की आवाज अपने पास से आती सुन शालिनी नर्वस हो गई थी। देवेश जी ने पेन नीचे रखा ही था कि पूरी कक्षा में शोर मचने लगा था। सिर नीचा किए साहिरा म्याऊं म्याऊं का स्रोत खोजने का प्रयास कर रही थी। शालिनी भी उसी का अनुकरण कर रही थी कि उसके हाथ किसी नरम वस्तु के स्पर्श से चौंक उठे थे। पास बैठी साहिरा के लंबे कोट की जेब से एक नन्हा मुख झांक कर बाहर आने की याचना में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इत्मीनान से एक हाथ कोट की जेब में डाले सारा उसे बाहर न आने देने का भरसक प्रयास कर रही थी। मिस साहिरा, शायद आपकी पेट घर जाना चाहती है। प्लीज टेक हर आउट ऑफ दिस क्लास। प्लीज टेक हर आउट ऑफ दिस क्लास। साहिरा के विस्मय पर देवेश जी ने फिर कहा था। बिल्ली अधिक देर आपकी पॉकेट में नहीं रह सकती। उसे घर की याद आ रही है। एक बात और याद रखिए, एक ग्रोन अप लड़की और नर्सरी चाइल्ड में अंतर होता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? गंभीर मुद्रा में डॉक्टर देवेश चौक उठा ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ गए थे। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई थी। शालिनी को जबरदस्ती खींचती सारा क्लास के बाहर आ गई थी। अपमान से सारा का चेहरा तमतमा आया था। नया नया आया है, जमा रहा है। 4 दिन बाद देखूंगी। तिरस्कार सारा के स्वर में बज उठा था। थोड़ी देर बाद सहज होती सारा फिर अपने पुराने अंदाज में वापस आ गई थी। चल शालू, लव लेन चलते हैं। आज देखें वो बैजू बावरा और गौरी की जोड़ी कहाँ बैठी है। हिंदी विभाग के पीछे की सकरी पगडंडी लव लेन कहलाती थी। झुरमुट और लता कुंज में बैठने वाली युगल जोड़ियों के कई नाम सारा ने रख रखे थे। शालिनी कभी परेशान हो कह बैठती थी, सारा तेरी तो अम्मी नहीं है, जो चाहे कर। घर में कोई पूछने वाला तो बैठा नहीं है। मेरी सोच, अम्मा को अगर पता लग गया कि हम क्लासेस मिस करके बैजू और गौरी के दर्शन कर रहे हैं तो मेरी जान ले डालेंगी, समझी? शालिनी की ऐसी बातें सारा को बेहद उदास कर जाती थी। अच्छा, अम्मा बस तेरी ही माँ है, हमारी कुछ नहीं है? सारा का आहत कथन उसका ट्रम्प कार्ड था। उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को शालू तैयार हो जाती थी। ऐसी बात नहीं है सारा, तू तो जानती ही है। अम्मा तुझे मुझसे भी ज्यादा चाहती हैं। हमेशा कहती हैं, सारा सदैव प्रथम श्रेणी पाती है और तू पीछे रह जाती है। लव लेन के लता कुंजों से बोर होकर जब दोनों डिपार्टमेंट पहुंची, सामने से सिद्धार्थ आ रहे थे। सिद्धार्थ को देखते ही सारा का अवसाद न जाने कहाँ उड़ गया था। एकदम चहक उठी। चलिए सिद्धार्थ जी, एक एक कप कॉफी हो जाए। सुना है आज किसी बेजुबान को कोट की पॉकेट में पना दी थी। कहाँ से पकड़ लाई थी उसे? सिद्धार्थ मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो जूनियर से कैफियत तलब की जा रही है। उसे उसके घर भेज दिया। सारा मुक्त हंस पड़ी थी। कॉफी पीने के लिए तीनों जब रेस्तरां में पहुंचे तो अचानक सारा को कोई जरूरी काम याद आ गया था। क्षमा याचना के साथ जब सारा उल्टे पैरों लौटने लगी तो उसके साथ लौटने के उपक्रम में शालू भी खड़ी हो गई थी। दोनों हाथों से शालू को उसकी चेयर पर बैठा सारा ने सिद्धार्थ से कहा था, संभालिए हमारी इस मोम की गुड़िया को, उसे डर है आपके साथ पिघल न जाए। ओह सारा! लज्जा से रंजित मुख शालिनी उठा भी न सकी थी। क्या सचमुच मेरे साथ डर लगता है? वैसे सुना है ठीक ठाक लगता हूं सबको। मैंने कब कहा? सारा तो बस यूं ही। सिद्धार्थ के प्रश्न का क्या उत्तर देती शालिनी। तो अच्छा लगता हूं आपको? किसी तरह कॉफी का घूंट गले से उतार शालिनी ने जब सिर उठाया तो सिद्धार्थ की मोहक मुस्कान ने इसे बांध लिया था। दोनों को छोड़ सारा का आंधी की तरह चले जाना अचानक नहीं, पूर्व नियोजित होता था। यह बात शालिनी बाद में समझ पाई। जब भी सारा की उस बात पर शालिनी ने क्रोध करना चाहा, सारा उसके गले में बाहें डाल मनुहार कर उठती थी। मेरी प्यारी शालू, माफ कर दे। कसम खाती हूँ आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। शालू के हंसते ही सारा चिढ़ाती थी।
मन मन भावे मुंडिया हिलावे। शालू सारा के धौल जमाती, रोने रोने को हो जाती थी, तब कहीं सारा मानती थी। देवेश जी के सेमिनार क्लास में पहले दिन सारा एकदम गंभीर, किसी हद तक निरीह बच्ची बनी बैठी थी। तल्लीनता से नोट्स लेते देख सब असमंजस में थे। शायद देवेश जी का रोब खा गई। बोलते बोलते देवेश जी रुक गए। सब उनकी ओर देख रहे थे, पर सारा उसी तन्मयता से पेन चलाए जा रही थी। उसकी कॉपी पर दृष्टि डालते ही शालिनी भय से जड़ हो गई थी। कॉपी के पूरे पृष्ठ पर देवेश जी का कार्टून बना हुआ था। हाथ में चौक की जगह रूलर और मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें थी। सारा की कॉपी उठा देवेश जी ने सराहना की थी। काफी अच्छे चित्र बना लेती हैं, थोड़े और प्रयास से काफी प्रसिद्धि पा सकेंगी। कॉपी वापस करते उनकी वार्ता पूर्ववत चल पड़ी थी। सारा कटकर रह गई थी। कक्षा से बाहर आती लड़कियों ने छेड़ा था, देवी जी आपके सौंदर्य का प्रभाव था जो बच गई, वरना आज आपकी खैर नहीं थी। अरे नहीं, अपना चेहरा देख खिल गए थे। सोच रहे होंगे कोई उन पर भी इतनी श्रद्धा रखता है। सारा ने उपेक्षा से कहा था। श्रद्धा नहीं, मन मंदिर का देवता समझ रहे होंगे, अनिमा ने परिहास किया था। देवता या दानव? सारा ने ऐसा मुंह बनाया कि सब हंस पड़े। फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे थे। शालिनी की प्रैक्टिकल कॉपी देखते देवेश जी ने अचानक पूछा था, आप ही मिस साहिरा की बेस्ट फ्रेंड हैं शायद। काफी इंटरेस्टिंग है आपकी दोस्त। जी हाँ, बहुत जीवंत व्यक्तित्व है सारा का, हमेशा फर्स्ट डिवीजन पाती है। माँ नहीं है, शायद इसलिए कुछ शैतान हो गई है, पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है सर। उत्साही शालिनी कुछ ज्यादा ही बता गई थी। हल्की मुस्कान के साथ देवेश जी ने शालिनी की कॉपी वापस कर दी। उनके कमरे से बाहर आते ही लड़कियों से बातों में व्यस्त सारा को अलग खींच शालिनी ने प्रसन्नता से दमकते मुंह के साथ जब देवेश जी से की गई अपनी बात बताई तो सारा बिफर पड़ी थी। ए शालू की बच्ची, मेरी लाइफ हिस्ट्री दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, समझी? बड़े आए सारा की कहानी पूछने वाले। आज अम्मा से जरूर तेरी शिकायत करनी है। क्या कहेगी अम्मा से? कोई गलत काम तो किया नहीं जो डर जाए। शालिनी भी उस दिन अकड़ गई। ठीक है, चल चाट खाने चलते हैं। अम्मा को बता दूंगी डॉक्टर से इनका पीरियड कट कर तू चाट खाने जाती है। नहीं जाना है हमें। शालू भी नाराज हो सकती थी, सारा ने उस दिन जाना। अच्छा भाई, ले कान पकड़े। अब तो माफ कर दे मेरी शालू, चल आज चाट नहीं पीछे चलकर बतियाते हैं। जाड़ों की गुनगुनी धूप में डिपार्टमेंट के पीछे उनका एक अपना प्रिय स्थान था। वहां पांव पसारे आकाश ताकते सारा की नई योजनाएं शालिनी को सुननी पड़ती थी। ताजुब की बात थी, जब से डॉक्टर सेन के स्थान पर देवेश जी उनका सेमिनार क्लास लेने लगे थे, सारा का पीरियड छोड़ने का आग्रह कम हो गया था। एक दिन शालू ने छेड़ा था, क्या बात है, आजकल हमारी साहिरा चाट के स्थान पर डॉक्टर देवेश के क्लासेस में ज्यादा रुचि रखने लगी है। अरे जो मजा उन्हें बनाने में आता है वह चाट में कहाँ, देखा नहीं? जब भी कोई सवाल पूछो उनके कान तक लाल हो जाते हैं। सारा को बना पाना आसान काम नहीं था। डिपार्टमेंट की पिकनिक पार्टी या अन्य समारोहों में सिद्धार्थ के साथ देवेश जी भी सारा और शालिनी के साथ ही हो जाते थे। उस बार डिपार्टमेंट की ओर से चचाई फॉल्स ले जाया गया था। पीछे की सीट पर सिद्धार्थ और देवेश जी के साथ सारा और शालिनी बैठी थी। सारा की बातें उस दिन न जाने कहाँ खत्म हो गई थी। उसकी मूक भंगिमा पर शालिनी झुंझला उठी थी। सिद्धार्थ ने भी मजाक किया था, आज तो इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि हम दो लड़कियों के साथ बैठे हैं। ऐसा सन्नाटा तो पुरुषों को भाता है ना डॉक्टर। शोध कार्य में सिद्धार्थ डॉक्टर देवेश के बहुत निकट आ गए थे। उन्हें वह सर न कहकर डॉक्टर ही कहते थे। किन सपनों में खो गई है सारा? शालू ने भी टोका था। बात करने का सिर्फ क्या मैंने ठेका ले लिया है? शालू तू किस मर्ज की दवा है? सारा नहीं होगी तो क्या मौन व्रत रखेगी? सारा ने चुप्पी तोड़ी थी। देवेश जी मुस्कुरा दिए। चचाई फॉल्स की धवल जल राशि अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। दूर दूर तक उड़कर आते जल बिंदु तनमन भिगो रहे थे। आकाश में न जाने कहां से एक इंद्रधनुष उगाया था। जल राशि में उसका प्रतिबिंब निहारती सारा ने ऊपर आकाश में इंद्रधनुष देखने को ज्यों ही दृष्टि उठाई तो सामने देवेश जी की दृष्टि में खो गई। उसके मुखमंडल की इंद्रधनुषी आभा शालू और सिद्धार्थ ने पकड़ ली। सिद्धार्थ ने चुटकी ली थी। सारा तेरे मुंह पर इंद्रधनुष कहाँ से आ गया? अभी तो आकाश में था ना शालू। इंद्रधनुष नहीं, देवराज इंद्र स्वयं प्रतिबिंबित हैं। हमेशा की भीरू शालिनी अचानक मुखर हो गई।
अच्छा, अब आपके भी पर उगाए हैं। संभालिए भाईजान, कहीं आपसे दूर न उड़ जाए हमारी भोली मैना। संभालिए भाईजान, कहीं आपसे दूर न उड़ जाए हमारी भोली मैना। प्यार से सिद्धार्थ को सारा भाईजान पुकारने लगी थी। सिद्धार्थ को भाई बना सारा के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गई थी। सारा का कहना था, छोटी बहनों को तो उसका ममत्व और संरक्षण मिला है, पर उसे बड़े भाई का स्नेह और संरक्षण सिद्धार्थ से ही मिला था। सारा के अब्बा घर में भी आर्मी का अनुशासन रखते थे। पत्नी के न रहने पर मातृविहीन पुत्रियों की सुरक्षा की भावना से वह और अधिक कठोर हो गए थे। छोटी बहनें तो उनकी सूरत से भी डरती थीं। एक बार जो ऑर्डर दे दिया वह पत्थर की लकीर हो गई। सिद्धार्थ पर सारा इतना अधिकार जमाए रहती थी कि उसकी हर मांग पूरी करना सिद्धार्थ का पुनीत कर्तव्य बन गया था। सारा ने न जाने कौन सा ताना बाना बुना था कि सिद्धार्थ और शालिनी एक दूसरे से बनते गए थे। सारा के बुद्धि प्रदीप्त सौंदर्य ने देवेश जी को मुग्ध किया था, यह स्पष्ट था। उसके अपूर्व सौंदर्य, चंचलता और मोहिनी हंसी ने उन पर जादुई असर किया था। सारा के प्रति देवेश जी का अनुराग जाने अनजाने छलकता रहता था, पर सारा यह सत्य स्वीकार करने को प्रस्तुत न थी। विलक्षण प्रतिभाशाली सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी देवेश जी के आकर्षण से अछूती रहने का बहाना सारा सदैव करती रही। अचानक एक दिन सारा बेहद उदास खोई सी शालिनी के पास जा खड़ी हुई थी। चेहरे पर छाए शून्य भाव से शालिनी घबरा गई थी। क्या हुआ सारा, तबीयत तो ठीक है? आज क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे शालू? चल बाहर चलते हैं। शालू की व्यग्रता अनुतरित कर सारा उसे बाहर खींच ले गई थी। डिपार्टमेंट के पास वाली प्रिया अमराई में बैठकर भी सारा का मौन नहीं टूटा था। झुंझलाकर शालिनी ने पूछा था, अब बता ना क्या बात है? फिजूल में ये मातमी चेहरा लटकाए परेशान कर रही है हमें। शालिनी की झिड़की के प्रत्युत्तर में सारा के गोरे गोरे गालों से होकर आंखों से मोती ढुलकने लगे थे। आज मम्मी की बहुत याद आ रही है शालू। छोटी सी थी तभी अम्मी चली गईं। अब्बा की पाबंदियां उन्हें खा गई शालू। आज वो पुरानी बातें क्यों दोहरा रही है सारा? तेरा जी अच्छा नहीं है? तो चल घर चलें। अम्मा के पास तेरा मन बदल जाएगा। शालू के उठने के उपक्रम पर सारा ने उसका हाथ पकड़ बैठा लिया था। जानती है शालू, जो कभी नहीं होना चाहिए था हो गया। आज देवेश जी ने प्रपोज किया है। क्या करूं शालू? काश मैं मर सकती। हाय राम, मरे तेरे दुश्मन। इतनी अच्छी न्यूज़ पर मिठाई की जगह ये मनहूस सूरत बना रखी है जनाब ने। सच, कितनी अच्छी जोड़ी जमेगी उनके साथ। चल इसी बात पर क्वालिटी चलते हैं। शालू का उत्साह स्वाभाविक ही था। तू समझती क्यों नहीं शालू, यह असंभव है। अब्बा जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वाह भली कही। आप अनारकली नहीं है मिस साहिरा, बालिग हैं। अगर अंकल नहीं माने तो कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज कर सकती हो। अब कहाँ गई तेरी दिलेरी? बात सिर्फ अपने तक हो तो दिलेरी चलती है शालू। उसकी परेशानी समझ में आ रही थी। दूसरे जाति धर्म के देवेश जी के साथ क्या सारा के अब्बा विवाह की स्वीकृति देंगे? सारा की अम्मी का सपना था सारा उच्च शिक्षा पाए। अम्मी की असहायिक और अप्रत्याशित मृत्यु से सारा के अब्बा विचलित हुए थे। अम्मी की आखिरी इच्छा को सम्मान देने के लिए उन्होंने सारा को कॉलेज जरूर भेजा था, पर कॉलेज में एडमिशन दिलाने के पहले सख्त शब्दों में अपनी हिदायत दोहराई थी। तुम्हें कॉलेज भेज जरूर रहा हूँ, पर ख्याल रखना अनजाने में भी कोई ऐसा काम ना कर बैठो जिससे हमारे खानदान की नाक कट जाए। जाहिदा और तबस्सुम का भविष्य तुम्हारे नाम रख रहा हूँ। सारा की खामोशी पर उन्होंने दोहराया था, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर नहीं? जी, ऐसा कोई काम नहीं होगा मुझसे जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। सारा का मुख चमक उठा था। आज जाहिदा और तबस्सुम का भविष्य उसके निर्णय पर आश्रित था। शालू ने उसे समझाना चाहा था। तू समझती क्यों नहीं सारा, देवेश जी तुझसे विवाह करना चाहते हैं। हम तेरे साक्षी रहेंगे। उनसे विवाह करना कोई गलत काम नहीं है सारा। सदा की निर्भीक सारा उस समय निरीह गौरैया सदृश अपने सारे पंख सिकोड़ बैठ गई थी। शालिनी और सिद्धार्थ ने समस्या जब देवेश जी के सामने रखी तो वह गंभीर हो उठे। सारा की जीवंतता तिरोहित हो गई थी। सारा की उदासी से पूरा वातावरण बोझिल हो उठा था। शालिनी झुंझला उठी। बहुत साहसी बनती थी। अगर हिम्मत नहीं थी तो पहले ही घर बैठना था। कहाँ गया वो तुम्हारा दुस्साहसी व्यक्तित्व? सारा का उदास मुख देख कुछ और कह पाना भी तो संभव नहीं था। सारा पाला पड़े वृक्ष की तरह सूखती जा रही थी।
एमए की फाइनल परीक्षा समाप्त होते ही लंबे गर्मियों के दिन काटने मुश्किल हो गए थे। उस पर सारा थी कि बात ही नहीं करती थी। सिद्धार्थ और देवेश जी उसकी उदासीनता से परेशान थे। अचानक एक भरी दोपहर सारा का फोन आया था। शालू, अभी अभी पता लगा है, कल हम सब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? क्यों? क्या कोई खास बात है? तो इतनी घबराई सी क्यों है? पता नहीं क्या बात है, अब्बा ने बस ऑर्डर दे डाला, तैयारी कर लो, कल चलना है। तूने पूछा नहीं? दिल्ली में तेरी मौसी रहती हैं, वहां जा रही है क्या? मौसी तो हैं, पर यूं बिना वजह जाना समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है शालू। तो पापा से कुछ पूछ क्यों नहीं लेती सारा, मैं आ जाऊं? पूछा तो था, बस कह दिया जरूरी काम है। हाँ, ये भी कहा है, किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। साथ और कौन जा रहा है? वो भी पता नहीं, पर शायद लखनऊ से जाहिदा। और फोन कट गया था या काट दिया गया था। उस वक्त सिद्धार्थ या देवेश जी से कांटेक्ट करना भी संभव नहीं था। रिक्शे में चिलचिलाती धूप झेलती शालिनी जब सारा के घर पहुंची तो बाहर बैठे नौकर ने सूचना दी थी, छोटी मिस साहिबा साहब के साथ किसी से मिलने गई हैं। पर अभी तो मैंने उन्हें फोन किया था, बताया था यहाँ पहुंच रही हूँ। शालू विस्मित थी। नौकर ने नकारात्मक सिर हिला अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी थी। निरुपाय लौट आने के अलावा शालिनी के पास अन्य कोई विकल्प शेष न रहा। घर से शालिनी ने कई बार फोन ट्राई किया, पर सारा के यहाँ फोन किसी ने अटेंड नहीं किया। दूसरे दिन शाम शालिनी के फोन के उत्तर में किसी भारी पुरुष स्वर ने सूचित किया था, सारा दिल्ली जा चुकी है। शालिनी घर में सिद्धार्थ के पहुंचने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। सिद्धार्थ के पहुंचते ही शालू एक सांस में सब बता गई थी। सिद्धार्थ, हमें बहुत डर लग रहा है। लग रहा है सारा के साथ कुछ अघटित घटने वाला है। सिद्धार्थ भी कुछ देर मौन रह गए थे। शालू, तुम्हारे पास सारा का दिल्ली का एड्रेस है? ना, उससे पूछने का मौका ही कहाँ मिल पाया था। फोन पर बात भी तो आधी ही रह गई थी। सिद्धार्थ, यहाँ कोई सारा का रिश्तेदार है? जानती हो किसी को? हमें पता नहीं। सारा के लिए तो सब कुछ हम ही थे ना सिद्धार्थ। शालिनी का गला रुध गया था। सिद्धार्थ भी सारा के घर से निराश ही लौटे थे। लगता है नौकर को भी पट्टी पढ़ा दी गई है, या सचमुच वह कुछ नहीं जानता। पर क्यों सिद्धार्थ, ऐसी क्या बात हो गई? वही तो समझना है। सिद्धार्थ गंभीर थे। देवेश जी पूरी बात सुनकर मौन रह गए थे। गर्मियों की लंबी दोपहरें भी सूनी और बोझिल हो उठी थीं। शालिनी का मन अपनी सारा के लिए हर पल आशंकित रहता था। अचानक एक शाम सारा के अब्बा को अपने घर आया देख शालिनी खिल गई। अभिवादन के साथ ही उत्सुक स्वर फूट पड़ा था। आप कब वापस आए अंकल? सारा कैसी है? वही बताने आया हूँ बेटी। आओ अंदर चलते हैं। उनके गंभीर स्वर से शालू आतंकित हो उठी। कमरे में पहुंच सारा के पापा ने उदास स्वर में कहा था, बहुत बड़ा हादसा हो गया बेटी। दिल्ली में सारा किडनैप कर ली गई है। क्या? शालिनी के विस्फारित नयनों को एक पल ताक उन्होंने आगे बताया था। दिल्ली स्टेशन की भीड़ में वह कुछ पीछे रह गई थी। सामान के साथ मुझे आगे जाना पड़ा था। पीछे बराबर उसे देखता जा रहा था। अचानक एक और ट्रेन की भीड़ आ जाने से उसे कुछ देर देख पाना कठिन हो गया था। भीड़ छूटने पर वह कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। ये क्या हो गया अंकल? पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाई थी। सब कुछ किया बेटी, पर कहीं कुछ पता नहीं लगा। उनकी आंखों में वाष्पकण छलकने को आतुर थे। आपने टीवी पर सूचना क्यों नहीं दी अंकल? न्यूज़पेपर में फोटो भी तो निकाली जा सकती थी। एक जवान लड़की के यूं गायब हो जाने की खबर कितनी कहानियों को जन्म देगी, समझती हो ना बेटी। सारा की छोटी बहनों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। उनका कहीं रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। सब यही कहेंगे, जवान बहन किसी के साथ भाग गई। उसकी बहनें भी वैसी ही होंगी। समझ रही हो ना मेरी मजबूरी। सारा के दबंग अब्बा एक निरीह पिता भर रह गए थे। पर अंकल, सारा का क्या होगा? कैसी किस हाल में होगी? न जाने कहाँ। दहशत के कारण शालिनी आगे सोच भी न सकी थी। तुमसे एक इल्तिजा है बेटी, इस राज को राजी रहने देना। इस राज को राजी रहने देना। अपनी सारा के लिए इतना कर सकोगी ना? मैं वादा करती हूँ, पर अगर सारा वापस आ गई तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे ना अंकल? शालू व्यग्र थी। दोनों हाथ उठा उन्होंने शायद भगवान से कुछ कहा था, पर शालू की आश्वस्ति के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया था। सिद्धार्थ से पूरी बात सुन देवेश जी स्तब्ध शून्य में ताकते रह गए थे। शालिनी को सावन का वह दिन बार बार रुला रहा था जब अम्मा ने शालू के साथ सारा की हथेली पर भी मेहंदी लगाई थी। सावन में मोहल्ले भर की लड़कियों के
मेहंदी लगाने में अम्मा को अपूर्व आनंद मिलता था। चूड़ी वाली पहले ही बुला ली जाती थी। हर लड़की अपने अपने मन की चूड़ियां पहनती थी। शालिनी की मेहंदी हल्के रंग की चढ़ी थी, पर सारा की गोरी हथेलियों पर पलाश दहक उठे थे। शालू ने सारा को चिढ़ाया था। अम्मा कहती हैं, जिसके मेहंदी गहरी चढ़ती है उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है, इसलिए देवेश तुझे इतना ज्यादा चाहते हैं। ये तो रक्त कमल है शालू, मुझे तो हमेशा से मेहंदी के रंग खून के छींटे से लगते हैं। छी, कितनी विभत्स कल्पना है तेरी, हर बात के उल्टे ही अर्थ लगाती है। शालू नाराज हो उठी थी। नाराज न हो मेरी शालू, बचपन में किसी ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा था, इसकी किस्मत में सुख नहीं, शायद इसलिए हर बात में निराशा ही देखती हूँ। अम्मी जब से चली गई, अपने लिए किसी अच्छी बात के विषय में नहीं सोच पाती। शालू ने सारा के हाथ स्नेह से पकड़ लिए थे। अच्छा सारा, सच कह, हम क्या तेरे कुछ नहीं लगते? सब कुछ तुम ही तो हो। अम्मा को देख अम्मी को भूल बैठी हूँ। दोनों मुस्कुरा दी थी। कहाँ होगी सारा? उदास दिन और रातें यूं ही बीतते जा रहे थे। सिद्धार्थ और देवेश दिल्ली से निराश वापस लौट आए थे। सारा की मौसी ने भी वही कहानी दोहरा दी थी। न जाने कितनी अवांछित गलियों अड्डों पर दोनों गए थे, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी थी। देवेश जी का उदास मुख सिद्धार्थ और शालिनी को व्यथित करता था। मौन रहकर भी तीनों एक दूसरे से न जाने कितना अनकहा कह जाते थे। सारा के अब्बा की तो शक्ल ही बदल गई थी। शालू जब भी उनके पास जाती, दोनों सारा की ही बातें करते रह जाते। हल्का निश्वास ले एक दिन उन्होंने कहा था, काश उसकी मर्जी के खिलाफ उसे दिल्ली न ले जाता। मर्जी के खिलाफ? क्यों अंकल? कुछ ऐसी ही बात थी बेटी। सैयदों की बेटी गैर जात धर्म में नहीं जा सकती। हमेशा खटका ही लगा रहता था, इसलिए मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई। अंकल, अगर सारा वापस आ जाए तो? ना बेटी, अब तो यही दुआ है, कोई उसकी मौत की खबर सुना दे तो तसल्ली हो जाए। शालिनी विस्मित थी। कभी उसे इस घटना के पीछे किसी साजिश का एहसास भी होता था। सिद्धार्थ ने भी एक दिन शंका व्यक्त की थी, कहीं ऐसा तो नहीं सारा की शादी कर उसे विदा कर दिया गया हो। पता नहीं सिद्धार्थ, सारा की चिंता खाए जा रही है। पता नहीं सारा की क्या नियति थी। शालिनी का कंठ भर आया। सिद्धार्थ ने अपना सांत्वनापूर्ण हाथ उसके कंधे पर धर सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए थी। मेरी तो एक ही बहन थी, सारा के न रहने से मैं फिर अकेला हो गया हूँ। शायद मैं ही अभागा हूँ, बहन का स्नेह मेरी किस्मत में नहीं था। सिद्धार्थ भावुक हो उठा। जानते हो सिद्धार्थ, सारा ने एक फोटो दिखाई थी, उसकी चाची के बेटे थे। साहबजादे ने सारा से शादी का पैगाम भेजा था। सारा ने क्या जवाब दिया था पैगाम का? सिद्धार्थ को समस्या समझ में आ रही थी। सारा की बात छोड़ो, हमने ही कह दिया था। हमारी बुद्धि प्रदीप्त आंखों वाली सारा की उस सामान्य से व्यापारी के साथ कभी पट ही नहीं सकती। हमारी इस बात पर सारा ने हमें जी भर चाट खिलाई थी सिद्धार्थ। उसके बाद क्या आगे बात बढ़ी थी शालू? ये तो नहीं मालूम, पर कभी कभी सारा बेहद डर जाती थी, कहीं उसकी शादी जबरदस्ती उससे न कर दी जाए। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है शालू। सिद्धार्थ भी सहमत थे। सारा के बिना सिद्धार्थ और शालिनी अपने विवाह की बात भी नहीं सोच सकते थे। देवेश जी ने एक आध बार बात भी उठाई, पर दोनों ही उस समय तैयार नहीं थे। सारा कहा करती थी, सिद्धार्थ भाई, आपकी शादी में मेरा दोहरा रिश्ता होगा। एक और बहन का नेक लूंगी, दूसरी ओर साली का। बोलिए, है मंजूर? एक ही तो बहन है तू, मुंह मांगा नेक दूंगा, पर अब जल्दी से तारीख तो पक्की करा दे। स्नेह से सिद्धार्थ उसकी हर बात मान जाते थे। तभी एक साथ दो घटनाएं घटी थी। देवेश जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल रहे थे और सिद्धार्थ की उनके स्थान पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो गई थी। देवेश जी को विदा करते शालिनी का मन भर आया था। जाते जाते देवेश जी ने कहा था, मैं सारा को खोज निकालूंगा शालू, मेरा मन कहता है वह मुझे जरूर मिलेगी। आपकी बात ही सच हो देवेश जी, न चाहते भी शालिनी के नयन भर आए थे। हम दोनों तुम्हारी शादी में आएंगे सिद्धार्थ, मेरा विश्वास है। इसी सच पर विश्वास करने को जी चाहता है देवेश, भगवान तुम्हें सफलता दें। सिद्धार्थ का मुख चमक उठा था। उस पल देवेश के विश्वास पर शालू को विश्वास हो आया था। देवेश जी के पत्र बराबर आते रहते थे। हर पत्र से आतुर प्रेमी की उत्कंठा झांकती रहती थी। अम्मा शालू का विवाह कर निश्चिंत हो जाना चाहती थी, पर शालू और सिद्धार्थ को सारा की प्रतीक्षा थी। अम्मा नाराज हो उठती थी। जिस लड़की को उसके बाप तक ने भुला दिया, उसके नाम को तू सारी उम्र बैठी रहेगी शालू? क्या सारा से मुझे कम प्यार था? पर भगवान को जो मंजूर है उसके आगे किसका वश चलता है बेटी? वह जरूर आएगी अम्मा। शालू के विश्वास के आगे मां हार जाती थी।
और आज सारा का पत्र लिए शालिनी खुशी में पागल सी हो रही थी। वह नन्ही सी पंख समेटे गौरैया आकाश की ऊंचाइयां नापने अंततः पंख पसार उड़ ही गई थी। सारा ने पत्र में लिखा था, अपने ही घर में बंदनी बना दी गई थी शालू। पापा के किसी शुभचिंतक ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी किसी के प्यार में दीवानी हो रही है। मुझसे कुछ जानने सुनने की भी जरूरत नहीं समझी थी। आनन फानन उन्हीं चची जान के साहबजादे से शादी की बात पक्की कर तुरंत शादी का फैसला ले लिया गया। शादी दिल्ली से करने में किसी तरह के डर या गड़बड़ी की तो आशंका भी नहीं थी। फांसी के मुजरिम से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मुझे उस लायक भी नहीं समझा गया था। असलियत पता लगने पर मैंने भूख हड़ताल भी की, पर तू मेरी स्थिति जानती है ना। फोन पर तुझे बता पाना संभव नहीं था, सब तरफ पहरे थे। तुझसे बात करनी चाहिए पर अधूरी रह गई। दूसरी सुबह ही अब्बा जबरदस्ती दिल्ली ले गए थे। सच शालू, उस वक्त यही एहसास हो रहा था कि मैं किडनैप कर ली गई हूँ। दुश्मन द्वारा किडनैपिंग झेली जा सकती है शालू, पर अपनों द्वारा किडनैपिंग की त्रासदी तो नहीं समझेगी। पूरे रास्ते इसी बात को सोचते रही, निर्णय नहीं कर सकी। पर भीड़ के उस रेले ने मुझे अचानक राह दिखा दी। भीड़ में लोग खोते हैं, पर मैं तो अपनी राह पा गई शालू। भीड़ का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। उसी भीड़ का अंग बन मैं जी गई शालू। विपरीत मार्ग अपना स्टेशन के बाहर आ गई थी। रास्ते में स्टेशन से जो मैगजीन खरीदी थी उसमें एक महिला संस्था का दिल्ली का पता दिया हुआ था। वहां बहुत साफ कह दिया था मुझे किडनैप किया गया था। मेरे घर वाले अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पढ़ी लिखी थी, सो संस्था में काम मिल गया। किडनैपर्स का उद्देश्य कोई शत्रुता थी, पर उन्होंने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उनके प्रति कोई शिकायत नहीं। न्यूज़पेपर में देवेश जी का भारतीय प्रशासनिक सेवा के सफल प्रत्याशियों में नाम देख रहा नहीं गया। अपने नाम पते के बिना उन्हें बधाई भेज दी थी। उसी अनाम बधाई के आधार पर देवेश जी यहाँ पहुंच गए। कल हम दोनों कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। देवेश जी तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर खुशी का यह पल तेरे साथ बांटे बिना क्या मैं रह सकती थी शालू। आज तो सारा आकाश बाहों में सिमट आया है मेरी शालू। सारा। शालू के नैनों से झरते आंसू देख अम्मा घबरा गईं। क्या हुआ बिटिया, कोई अशुभ समाचार? हौले से हाथ बढ़ा शालू ने अम्मा के हाथ में सारा का पत्र थमा दिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी बाहों में सिमटा आकाश।